अगर यूनिवर्सिटी इज आस्किंग फॉर एनी डॉक्यूमेंट जो आपको यूनिवर्सिटी को देने हैं टू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं ताकि आपको यूनिवर्सिटी में जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑफर लेटर आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। यूनिवर्सिटी को कंफर्मेशन चाहिए होता है स्टूडेंट से, क्योंकि हर स्टूडेंट डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज मैं और मिस गुंजन पुरी आपके पास वापस आए हैं आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने। और वो इंफॉर्मेशन क्या है, ऑफर लेटर आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं, और मेजरली I-20 के दौरान कितना और कैसे फंड्स दिखाना चाहिए। तो आज ये जो सवाल हैं गुंजन डेली फेस करती हैं इनको, तो आज कुछ उन्हीं सवालों के जवाब गुंजन हमें देगी। तो गुंजन, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे ऑफर लेटर आ गया किसी का, अब ऑफर लेटर आने के बाद मैं क्या करूं उस ऑफर लेटर का। मैम, ऑफर लेटर आने के बाद सबसे मेन स्टेप जो है उसको पढ़ना। आप किसी से भी प्रोसेस करा रहे हैं, आपको काउंसलर कुछ भी बोल रहा है, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑफर लेटर को पढ़ो, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, ताकि आपको यूनिवर्सिटी में जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड चीज इज कि आपको अगर यूनिवर्सिटी इज आस्किंग फॉर एनी डॉक्यूमेंट जो आपको यूनिवर्सिटी को देने हैं टू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर, तो आप वो सबमिट करो। ओके तो मेजरली मतलब ये मेरे साथ भी होता था जब मैं डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करती थी, तो स्टूडेंट्स मुझे ये बोलते थे कि मैम आप ही ऑफर लेटर पढ़ के बता दो, हमें तो इतना लंबा पढ़ने में जोर आ रहा है। तो गाइस देखो, आपके पूरे करियर का सवाल है, आप इतने लाख उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक 10-15 मिनट निकाल के अगर आप पूरी वो जो भी कंडीशंस होती हैं उसमें अगर आप पढ़ लोगे तो आप लोगों के लिए वो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। डेफिनेटली आप अपने काउंसलर से भी पूछें, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो उनके साथ डिस्कस भी करें, पर खुद भी कंफर्म करें उसमें हर चीज क्या लिखी है और क्या नहीं लिखी है। तो गुंजन, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी होता है कि हमें ऑफर एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कुछ करना होता है। यस मैम, एक्चुअली क्या होता है ना कि यूनिवर्सिटी को कंफर्मेशन चाहिए होता है स्टूडेंट से, क्योंकि हर स्टूडेंट 2 या 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करता है। डेफिनेट। तो जैसे स्टूडेंट डिसाइड करेगा वैसे यूनिवर्सिटी भी डिसाइड करेगी कौन सा स्टूडेंट आएगा, कौन सा स्टूडेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए वो कुछ टाइम पीरियड देते हैं स्टूडेंट को ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के लिए, कि अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी में आना तो आपको ऑफर लेटर इस टाइमलाइन के अंदर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके तो एक्सेप्ट तो चलो हमने कर लिया, अब एक्सेप्ट करने के बाद मैं क्या करूं। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो आपसे कुछ डिपॉजिट मांगती हैं, वो इसीलिए कि आप परमानेंट स्टूडेंट हो जाए यूनिवर्सिटी के, वो आपकी सीट रिजर्व करके रखें, उनको ये श्योरिटी मिल जाए कि स्टूडेंट हमारे पास ही आएगा, और स्टूडेंट को एक श्योरिटी मिल जाए कि मेरी सीट अब किसी और को नहीं मिल सकती। तो कुछ स्टूडेंट ये चीज सोचते हैं कि वो जो I-20 का डिपॉजिट है इट इज अ नेगेटिव थिंग, कि हम पैसे क्यों दें, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है कि वो रिफंडेबल है। सेकेंड थिंग इज कि वो आपको श्योरिटी दे रहा है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स की, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज जो I-20 डिपॉजिट नहीं लेती हैं वो क्या करती हैं कि एक ही सीट पे 2 बच्चों को एडमिशन्स भी दे सकती हैं। ओह, तो मतलब डिपॉजिट पे करना हमारे लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है इन शॉर्ट, जो मैं समझ पा रही हूँ। अच्छा, एक चीज और है, ये जो डिपॉजिट होता है हम पे करते हैं, मान लो, अच्छा ये अमाउंट क्या होता है वैसे बेसिकली? मैम, डिपेंड करता है यूजुअली यूनिवर्सिटी पे। कुछ यूनिवर्सिटीज बैचलर्स के लिए डिफरेंट लेती हैं, मास्टर्स के लिए डिफरेंट लेती हैं, और कोर्सेज पे भी डिपेंड करता है। बट ये है कि वेरी करता है, आपके जो ट्यूशन फीस होगा उसका कुछ इनिशियल डिपॉजिट आपको देना पड़ता है, तो इट वेरीज फ्रॉम $200 to $4,000, लेकिन वो डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी पे, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो मानो कि मेरा $1,000 या $2,000 का डिपॉजिट था, वो डिपॉजिट पे करने के बाद क्या मुझे उसका वीजा में भी कोई बेनिफिट मिलता है? जी मैम, जो यूनिवर्सिटीज जो I-20 डिपॉजिट लेती हैं वो कंफर्मेशन देती हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आप वीजा में जाते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो वीजा ऑफिसर को भी ये चीज श्योरिटी होता है कि उसने I-20 डिपॉजिट दिया है, मतलब कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करेगा, विच इज अ जेन्युइन थिंग कि स्टूडेंट जेन्युइन है। तो इसीलिए जो यूनिवर्सिटीज I-20 डिपॉजिट लेती हैं उनका वीजा सक्सेस रेट जो होता है वो और यूनिवर्सिटीज के मुकाबले 80% हाई होता है। अमेजिंग, 80% इज अ वेरी ह्यूज नंबर गाइस। तो देखिए, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो प्रेफर नहीं करते हैं डिपॉजिट पे करना, बट गाइस डिपॉजिट पे करना हमेशा आप ही लोगों के फेवर में आता है। तो हमेशा जब यूनिवर्सिटी चूज करें, ऐसी ही चूज करें जिसका एक नॉमिनल सा डिपॉजिट हो, ताकि आपकी वहां सीट कंफर्म हो जाए। ठीक है, अब हमने डिपॉजिट पे कर दिया, तो डिपॉजिट पे करने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो जो I-20 डॉक्यूमेंटेशन वाला होता है, फंड वाला होता है, वो क्या होता है? मैम, यूनिवर्सिटीज ये चाहती हैं कि स्टूडेंट उनको ये चीज बताए
कि स्टूडेंट के पास इनफ फंड है कि वो अपनी एजुकेशन फंड कर सकते हैं आगे जाके, ताकि स्टूडेंट के ऊपर जॉब्स का बर्डन ना हो यूएसए में जाने के बाद। तो इसीलिए स्टूडेंट के पेरेंट्स है या जो भी उनका स्पॉन्सर है उनसे ये चीज मांगती है सामने से एज अ प्रूफ कि आप हमें फंड शो कीजिए विच इज फॉर ऑल ऑफ द कंट्रीज कि आप केपेबल इनफ हैं। तो उसमें आप अपनी एफडी शो कर सकते हैं, आप अपना म्यूचुअल फंड शो कर सकते हैं जो विड्रॉएबल हो। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स डिपॉजिट है जो बहुत सारे टाइम बाद विड्रॉ हो सकता है, वो नहीं, लेकिन अगर आपका अमाउंट विड्रॉएबल है 80% या 90% तो आप वो एफडी शो कर सकते हैं। प्लस आप अपने अकाउंट में भी कुछ अमाउंट अगर आपके पास सेविंग्स में है वो भी शो कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको I-20 मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी को ये चीज बिलीव हो जाएगी कि स्टूडेंट जेन्युइन भी है, स्टूडेंट केपेबल है अपनी फीस पे करने के लिए। ओके, अच्छा, तो आप मुझे ये बता सकते हो, अच्छा मेरे 2 सवाल है वैसे यहाँ पे। सबसे पहला तो ये है कि फंड होता कितना है, कितना शो करना होता है, और सेकंड मेरा ये है कि क्या उसे मैं लोन लेटर में, मतलब कि ठीक है मैंने डिसबर्स नहीं करवाया पर मेरे पास लोन का अप्रूवल लेटर आ गया एंड द बैंक इज रेडी टू डिसबर्स, तो क्या उस अप्रूवल लेटर के बेसिस पे मुझे I-20 इशू हो सकता है? जी मैम, क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अगर आपको एजुकेशन लोन भी लेना है तो आप यूनिवर्सिटी को ये चीज बता सकते हैं कि मैं एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और वो लोन मैं ही रीपे करूंगा इन फ्यूचर। तो आप ऑफर लेटर के बेसिस पे बैंक में वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोन के लिए आपको वो लेटर देते हैं, आपने अमाउंट सेंक्शन नहीं करवाया है, वो आपको सिर्फ कंफर्मेशन लेटर देंगे कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है। उस लेटर के बेसिस पे भी I-20 हो जाता है। सेकंड जो आपने पूछा कि कितना अमाउंट हमको दिखाना पड़ेगा, विच इज लाइक कि आपका 1 साल का ट्यूशन फीस जो आपके कोर्स पे है और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है, प्लस आपका 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस जो आप जिस एरिया में जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उन दोनों का जो टोटल अमाउंट होता है उसके आसपास ही आपको फंड शो करना पड़ता है अकाउंट में। ओके, तो इन शॉर्ट जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि हर स्टूडेंट का, हर यूनिवर्सिटी का, हर कोर्स का जो I-20 फंड शो करना है वो वेरी करता है, किसी का सेम नहीं होता है। थोड़ा बहुत नॉमिनल फर्क हर एक बंदे में होता ही है।